नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं लेक्चरर कैलाश चंद आज एक नए टॉपिक प्रस्तावना उद्देशिका के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे वो संपूर्ण भारतवर्ष की हो। प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न जरूर उठ के आता है, एक ना एक प्रश्न परीक्षा का हिस्सा बनता है। इसलिए इस टॉपिक को आप महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिएगा। इससे अवश्य प्रश्न बनेंगे, चाहे वो आरएस की एग्जाम हो रही हो, चाहे वो एसआई की हो रही हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड राजस्थान के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राजस्थान पुलिस से लेकर आरएस तक, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर सबके लिए उपयोगी है। इसलिए देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना जो ली गई है हमारे संविधान के अंदर, वो ली गई है अमेरिका से, और इसकी जो भाषा ली गई है, प्रस्तावना की भाषा, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, उसे ही पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब ये उद्देशिका है क्या? हम सब पढ़ते आए हैं, हमारी पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों पर ये एनसीईआरटी के हर पृष्ठ पे किताब के पीछे अंकित है, लेकिन समझना होगा प्रश्न कैसे बनते हैं। पहला ही प्रस्तावना का शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इट मीन्स कि जो संप्रभुत्व शक्ति है, जो अंतिम शक्ति है, वो भारत की जनता में निहित है। और ये प्रस्तावना जो शुरू होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें आत्मसात करनी होगी अगर हमने इसके प्रश्न को अटेंड करना है। तो इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को अब यहां पर ये न्याय की बात करता है, उसके समस्त नागरिकों को न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, घबराना नहीं है और हमने क्रम से इनको याद रखना है। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक,
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। आजकल ट्रेंड ऐसा बन गया है कि बिल्कुल आपको अक्षर से याद होना चाहिए। तो किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। उसके बाद बात होती है स्वतंत्रता की, और स्वतंत्रता के इन शब्दों को उलट करके आगे पीछे क्रम में लिखा जाता है। तो स्वतंत्रता क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। तो समता की बात किस प्रकार की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता की बात की गई है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता व बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज हम अपनी संविधान सभा में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी दिनांक 26 नवंबर 1949, ये वही 26 नवंबर का दिवस है प्रिय विद्यार्थियों, जिस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। दिनांक 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ऐसा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। यहां से लेके हम भारत के लोग बोले तो अंतिम शक्ति जनता में निहित है। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन हुआ है प्रिय विद्यार्थियों 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। एक बार इसे संशोधित किया गया है। इसके प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष,
सिक्स्थ पैरा में अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक ही बार संशोधित किया गया है, और वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, और 6वें पैरा में अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बन सकता है कि इस पूरी के पूरी संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, तो कुल कितने शब्द हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कुल शब्दों की संख्या है वो है 88। याद होना चाहिए कि जिस प्रकार से मूल अधिकार न्यायिक हैं, यानी उनके लिए हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो अथवा सर्वोच्च न्यायालय। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें पहले उच्च न्यायालय में जाना होगा। अगर प्रश्न आता है कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हम किस न्यायालय में जा सकते हैं, तो ए और बी, अगर उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय दोनों आ जाए तो दोनों ही ऑप्शन होंगे, ए और बी दोनों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये गैर न्यायिक है। ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है। ये प्रस्तावना संविधान का आमुख है। ये प्रस्तावना संविधान का पहला पेज है, और इस प्रस्तावना को पंडित नेहरू जी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसे प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। याद रहना चाहिए हमें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, प्रस्तावना को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। हृदय व आत्मा किसने कहा है? पंडित नेहरू ने। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तावना को नहीं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अर्थात अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो वो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लेकिन ये यहाँ बात हो रही है प्रस्तावना को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है पंडित नेहरू ने, और इसे परिचय पत्र कहा है के.एम. मुंशी ने, इसे जन्म कुंडली कहा है पालकी वाला ने। तो इस तरह से इसके संदर्भ में कई विद्वानों ने अपनी कोटेशन दिए हैं, उन्हें भी हमें याद रखना होगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो ट्रेंड है प्रश्नों को पूछने का, उनकी प्रकृति है, वो न्याय किस प्रकार का है। स्वतंत्रता के इन प्रश्नों को, इन शब्दों को अक्सर आगे पीछे करके उल्टे सीधे क्रम में रखा जाता है। अवसर की समता प्राप्त करने के लिए अक्षरश जैसा का ज्यों का त्यों ये प्रस्तावना हमें याद होनी चाहिए, तब हम प्रस्तावना से उठे हुए शब्दों को हल कर सकते हैं। एक इसमें और है कि एक बेरूबाड़ी विवाद है। बेरूबाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, ऐसा बेरूबाड़ी संघ मामले में कहा गया। लेकिन एक अगला निर्णय सुनाया सर्वोच्च न्यायालय ने, और वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना को क्या माना? संविधान का अभिन्न अंग माना। और इसके अंदर यह भी कहा गया कि संविधान में कि इस प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है। इसके साथ ये कहा गया कि मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, और मूल ढांचा क्या है इसकी समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या करता है। तो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का सिद्धांत या मूलभूत ढांचे का सिद्धांत संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में दिया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस तरह से इस प्रस्तावना से, विभिन्न प्रस्तावना को कहां से लिया गया है? तो इसको अमेरिका से लिया गया है, इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था
प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, वही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। इस तरह से ये संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले विभिन्न प्रश्नों के पहलुओं पर हमने चर्चा की। इसी के साथ ही प्रस्तावना का छोटा सा टॉपिक समाप्त होता है। आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल देखने के लिए। नमस्कार।